हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स, नॉलेज इंप्रूव आवर पैशन। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नीति क्या है, इससे संबंधित मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये हमारे यूपी से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होंगे और उन सभी एग्जामिनेशन के लिए कवर करेगा। तो अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये आप ही का नुकसान है, वरना आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए चर्चा में क्यों है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 और 2030 की अवधि के लिए एक नई जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी और आर्थिक संसाधनों की मौजूदगी सीमित है। ठीक है, सभी नागरिकों को मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, साफ पानी, अच्छा घर, गुणवत्ता वाली शिक्षा, जीवन यापन के अवसर और घर में बिजली मिलनी चाहिए। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही होगा वैसे भी भारत की आबादी कितनी ज़्यादा है। नई जनसंख्या नीति जो 2021-30 है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया। इस नई नीति का लक्ष्य 2026 तक कुल प्रजनन दर को वर्तमान में प्रति हजार आबादी पर 2.7 से घटाकर 2.1 और वर्ष 2030 तक 1.7 करना है और आधुनिक गर्भ निरोधक प्रचलन दर को वर्तमान में 31.7 से बढ़ा के वर्ष 2026 तक 45 और वर्ष 2030 तक 52 यानी कि 52 करना है। और जो पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गर्भ निरोधक तरीके हैं उनको 10.8 से बढ़ाकर वर्ष 2026 तक 15.1 और वर्ष 2030 तक 16.4 करना है। मातृ मृत्यु दर को 197 से घटाकर 150 से 98 तक और शिशु मृत्यु दर को 43 से घटाकर 32 से 22 तक एवं 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर को 47 से घटाकर 35 से 25 तक कम करना है। तो ये है आंकड़े नई जनसंख्या नीति जो 2021 से 2030 है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है कि किस तरह प्रजनन दर की प्रति हजार आबादी को घटाना है और गर्भ निरोधक प्रचलन दर को बढ़ाना है। पुरुषों द्वारा जो उपयोग किए गए तरीके हैं उनको भी बढ़ाना है और मातृ मृत्यु दर को कम करना है और शिशु मृत्यु दर को भी घटाना है। फिर इसके देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। स्थानीय जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं, मसौदे में इस बात की सिफारिश की गई है 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वो सरकारी नौकरियों के लिए भी योग्य नहीं होंगे और सरकारी सब्सिडी का फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। फिर सरकारी कर्मचारियों को लाभ में भी देखिए किस तरह से इसमें फ़ायदा है या नुकसान। देखिए मसौदे के अनुसार 2 बच्चों के नियम का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि मिलेगी। माँ या पिता बनने पर पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने की छुट्टी भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त नेशनल पेंशन स्कीम के तहत नियोक्ता के अंशदान में 3% का इजाफा भी होगा। तो इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को जनसंख्या नीति का पालन करने पे फ़ायदा मिलेगा। देखिए फिर आर्थिक मदद कैसे हो रहा है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है अगर कोई दंपत्ति सिर्फ एक बच्चे की नीति अपनाकर नसबंदी करा लेते हैं तो सरकार उन्हें बेटे के लिए एक मुश्त 80,000 रुपये और बेटी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आर्थिक मदद में किस तरह ये नई जनसंख्या नीति में मदद के लिए निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप बेटे होने के बाद नसबंदी करा लेते तो 80,000 रुपये और अगर बेटी होने के बाद करा लेते तो उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक है, फिर पॉपुलेशन फंड भी निर्माण कर रहे हैं। इस अधिनियम का पालन करने के लिए पॉपुलेशन फंड बनाया जाएगा। इसके मुताबिक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसूति केंद्र बनाए जाएंगे। परिवार नियोजन का प्रचार किया जाएगा और यह तय किया जाएगा कि पूरे राज्य में गर्भ धारण करने, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य रूप से हो। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित मसौदे में राज्य सरकार के कर्तव्यों का भी जिक्र किया गया है। फिर है जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य।
तो जनसंख्या जो स्थिरीकरण को लक्षित करते हुए मसौदे में कहा गया है, राज्य विभिन्न समुदायों के बीच जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेगा। और इसके अतिरिक्त देखिए फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे थे, कहा गया राज्य विभिन्न समुदाय के बीच जनसंख्या के संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेगा। और इसके अतिरिक्त उन समुदायों, संवर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों में जागरूकता और व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनकी प्रजनन दर अधिक है। फिर है विधेयक से जुड़े मुद्दे क्या आते हैं, तो गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन के मसले पर सर्वाधिक प्रभाव आखिरकार महिलाओं पर ही पड़ता है। ऐसे में संभव है इस नीति के लागू होने से महिला नसबंदी में और भी वृद्धि हो सकती है। फिर है भारत में कड़े जनसंख्या नियंत्रण उपायों से पुत्र की चाहत में असुरक्षित गर्भपात एवं भ्रूण हत्याओं जैसी प्रथाओं में वृद्धि हो सकती है। फिर है सुप्रीम कोर्ट में 2 बच्चों की नीति से जुड़ी सुनवाई में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया था कि भारत में परिवार नियोजन के लिए किसी भी बलपूर्वक तरीके की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि सरकार एक ऐसी नीति बनाए जिसमें महिलाओं की निजता का सम्मान हो। फिर देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के आंकड़ों से पता चलता है अधिकांश राज्य और कई शहरी क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर TFR पहले ही प्रतिस्थापन स्तर 2.1 तक पहुंच गई है। सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भी TFR एक दशक की अवधि में प्रभावशाली रूप से 1.1 अंक गिरकर 2.7 तक हो गई है, वो भी किसी जनसंख्या कानून के बिना। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मुद्दा मेन क्या है, कैसे कंट्रोल करना। जितनी भी हमारी जनसंख्या कुल आबादी, अगर ये बताइए, अगर हम उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते और भोजन तक नहीं प्रदान कर सकते, मकान तक नहीं प्रदान कर सकते, तो ऐसी जनसंख्या वृद्धि करने से क्या फ़ायदा। बहुत सारे परिवार ऐसे देखने को भी मिल जाएंगे जिनके घरों में कई सारे बच्चे हैं लेकिन शिक्षा, खान पान, रहन सहन का कोई भी स्तर नहीं है। इसलिए सरकार के द्वारा ये एक प्रयास किया जा रहा है जिससे भी जनसंख्या नीति को कंट्रोल किया जाए। देखिए, आज ऐसे बहुत सारे संपन्न देश हैं जो हमारे सामने उदाहरण के रूप में है। अमेरिका देख लीजिए, कितना पावरफुल देश है लेकिन उसकी जनसंख्या कितनी कम है और वो संसाधनों में हर तरीके से हमसे आगे है। तो इस प्रकार हमें जनसंख्या नहीं बढ़ाना है, हमें अपने रहन सहन के स्तर और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, जिस वजह से सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में भारत के दक्षिणी राज्यों की सफलता इंगित करती है कि आर्थिक विकास के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान देने से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ना कि दंडात्मक उपायों से। इसके विपरीत ऐसे क्षेत्र जहां उच्च गरीबी, कम आर्थिक विकास और कम शिक्षित महिलाएं हैं, वहां प्रजनन दर अधिक है। तो रीज़न यही है, जहां हमारे पास शिक्षा नहीं होगी और जहां पे महिलाओं के साथ सशक्तिकरण नहीं होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, पारिवारिक दबाव होगा, मानसिक टेंशन होगा और पुत्रों की चाहत होगी, लड़कों की चाहत होगी। जब तक ये मानसिकता भारत में बनी रहेगी तब तक हमारी जनसंख्या वृद्धि ऐसी ही होती रहेगी। तो अगर ये देखिए, हमारे UPSC एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स में अगर ये नीति लागू हो चुकी है यूपी की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि यूपी और सेंटर दोनों ही के द्वारा कराए गए परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो क्या दर किया गया है, क्या इनकी नीति है 2026 से 2030 और 2021 तक में क्या आंकड़े रखे गए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने सभी इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।